चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर जो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसका थोड़ा सा रिवीजन देखे ना पहले। भाई जब पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनल अकाउंट साल के आखिरी में जब अकाउंट तैयार किया जाता है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं। तो बेसिकली तो ये आते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब अकाउंट बेसिकली तैयार करते हैं ना। अच्छा, अभी इन अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है और जो मेन एडजस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग अब जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। भाई जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, तो बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। आते है कि नहीं, गुड्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, मैं तो अभी शॉर्ट फॉर्मेट ही बना रहा हूं उसमें, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है उसमें गुड्स से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन। भाई जैसे ओपनिंग स्टॉक होता है तो ओपनिंग स्टॉक वो यहाँ पे आता है डेबिट साइड पे, तो क्लोजिंग स्टॉक वो यहाँ क्रेडिट साइड पे आता है। वो भी क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में हो, एडजस्टमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अगर बैलेंस शीट में, सॉरी, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसे मेन बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी दो एंट्री करते हैं ना हम लोग, तो वो दो एंट्री में एक एंट्री यहाँ आती है ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जो है वो बैलेंस शीट में। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। दूसरी चीज, परचेज हम लोग लिखते हैं कि भाई डेबिट साइड पे परचेज आता है तो क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न आता है, बराबर ना। फिर सेल और सेल रिटर्न, तो सेल क्रेडिट साइड पे आता है और डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न आता है। दूसरा, कोई भी परचेज एक्सपेंस हो, परचेज एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं, एंड कोई भी प्रोडक्शन एक्सपेंस हो, तो परचेज एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, वो सब यहाँ डेबिट साइड पे, बरोबर ना। ये सब एक्सपेंस यहाँ पे, बाकी के एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं पीएनएल में। परचेज, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो आप जब नाम पढ़ते हो वो ध्यान में आता ही है। परचेज एक्सपेंस, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी सब एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में, बराबर ना। और दूसरा कि गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, अगर कोई भी हो कि गुड्स गोइंग आउट, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, तो वो क्रेडिट में आता है। कि सेल के अलावा अगर सामान जा रहा है, सेल के अलावा सामान जाना मतलब कि जैसे कोई सामान पर्सनल यूज के लिए लेकर गए, सामान जो है वो आग में जल गया, होता है ना, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड स्टॉलन, गुड थेफ्ट, क्या जो भी हो कि चोरी हो गया, सामान गुम हो गया, नुकसान हो गया, सामान जा रहा है सेल के अलावा, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, तो वो भी यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जनरली उसे परचेस में से माइनस करते हैं, पर वो माइनस ना करे तो हम लोग कौन सी साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं यहाँ पर, बराबर। ये सब आता है ना। और ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद आखिरी में उसमें मिलता है हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, ये सब इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिलता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब नुकसान ज्यादा है, तो इस तरफ वो ग्रॉस लॉस लिखा जाता है। होता है ना कि अगर भाई डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल, फिर क्रेडिट में से माइनस करके यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे सब इंफॉर्मेशन, बराबर ना, उसमें से ये डेबिट की अमाउंट माइनस, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में ये बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है ना, फिर तो भाई जैसा एडजस्टमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगी, बराबर ना। उनसे मिलता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस हो मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो ग्रॉस लॉस आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट बनता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ डेबिट और क्रेडिट में लिखे हैं तो सबसे पहले जो भी ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आता है उसे यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ना, कि अगर लॉस आ रहा है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ग्रोस लॉस, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट। और इनके अलावा बिजनेस में भी हर तरह के एक्सपेंसेस, हर तरह के लॉस, ये एक्सपेंसेस को छोड़ के, परचेस एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और प्रोडक्शन एक्सपेंस, इन एक्सपेंस को छोड़कर बाकी के सब एक्सपेंस, सब लॉस अगर आते हो तो वो यहाँ पे आते हैं। वो सब कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर तरह के एक्सपेंसेस एंड लॉस, एक्सपेंसेस या लॉस वो डेबिट साइड पे लिखता है,
और हर तरह की इनकम या तो गेन, कोई भी तरह का बेनिफिट हो, गेन हो, वो सब क्रेडिट साइड पे आता है, बराबर ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल होता है, सब नुकसान हो जो भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस हो रहे हैं वो यहाँ पे, और बिजनेस रिलेटेड ही कोई भी इनकम या गेन हो रही है वो यहाँ क्रेडिट साइड पे। और फिर P&L अकाउंट अगर क्लोज करें तो उसके आखिरी में मिलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है, कि अगर इनकम वगैरह ज्यादा है तो फिर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, बराबर ना। क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो मिलता है हमें नेट लॉस, बराबर। ये इसके लिए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। उसके बाद तैयार किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सिर्फ पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम हो तो वो यहाँ पे आता है, कि पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें जो जो चीजें आती है ना डेबिट और क्रेडिट पे, तो जो भी पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस हो वो सब यहाँ पे आते हैं। पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए तो वो फायदा, बरोबर ना। पार्टनर के लिए फायदा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ना। कि जैसे एक तरह से कैपिटल इंटरेस्ट होता है, तो कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है, उसके लिए फायदा है, लेकिन बिजनेस के लिए तो नुकसान है, बिजनेस के तो प्रॉफिट में से देना पड़ता है, बरोबर। तो बिजनेस के लिए जो जो एक्सपेंसेस हैं जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं, स्पेशल पार्टनर को दे रहे हैं, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, सिर्फ पार्टनर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही, बरोबर ना। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो तो यहाँ पे ट्रांसफर करते ही हैं, कि अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो इस तरह पहली लाइन में ट्रांसफर करते हैं कि नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कि नेट लॉस, बरोबर। और उसके बाद याद रखते हैं कि वॉट एवर, सिंपल याद रखते हैं कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को देना है वो सब यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं। भाई उनको कैपिटल इंटरेस्ट देना है, उनको सैलरी देनी है, उनको कमीशन देनी है, उनको जो है वो और कोई रेम्यूनरेशन देना है, जो कुछ भी पार्टनर को देना है अगर, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। हम क्वेश्चन दे के पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये सब पार्टनर को देना है, तो वो सब डेबिट साइड पे लिखेंगे हम लोग, बराबर ना। एंड वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये सिंपल याद रखते हैं कि वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर वो यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम लोग, कि जो कुछ भी पार्टनर से लेना है हमें, भाई उनसे कोई खर्चा लेना है हमें, उनसे ड्राइंग इंटरेस्ट लेना है हमें, जो कुछ भी लेना है पार्टनर से वो सब यहाँ पे। और ध्यान देना एडजस्टेड अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, एडजस्टमेंट वाली अमाउंट जो काउंटिंग करके हम लोग लिखते हैं ना, वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो सिंपल सा रूल याद रखा करो, एप्रोप्रिएशन के लिए खाली पार्टनर की इंफॉर्मेशन ही आएगी, कि जैसे अगर सैलरी देनी है तो पार्टनर को सैलरी देनी है तो यहाँ लिखते हैं एप्रोप्रिएशन, लेकिन कोई वर्कर को सैलरी देनी है तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। कोई ब्याज देना है या ब्याज लेना है, कि अगर कोई थर्ड पर्सन से ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो P&L में लिखते हैं, लेकिन अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर वो एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, पार्टनर रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, और उसके बाद फिर इसको क्लोज किया जाता है, कि एप्रोप्रिएशन को अगर क्लोज करो तो उसमें से मिलता है हमें डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो यहाँ पे लिखा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो या जो रेशियो उसमें दिया गया हो, कुछ न दिया गया हो तो इक्वली बांटते हैं, बराबर। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो कहलाता है हमारा डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस आता है जो यहाँ पे बांटा जाता है क्रेडिट साइड पे, समझ आ रही है बात है। तो ये हुआ ना हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बराबर। ये सिंपल सा याद रखते हैं, पार्टनर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आती है, और उसमें जो भी पार्टनर से को देना है, पार्टनर को देना है अगर, वो डेबिट साइड पे, जो भी पार्टनर से लेना है, अब एडजस्टमेंट पढ़ोगे वो ध्यान में रहता है हमें कि हाँ ये पार्टनर से ही चीज लेनी है, तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, अरे ना बात ध्यान। उसके बाद बनता है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब कैपिटल और करंट ये आपको ध्यान है पार्ट 1 के जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में भी आता था, कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम कैपिटल और करंट दोनों तैयार करते हैं, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है,
बराबर ना, कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल करंट दोनों तैयार करने हैं ऐसा मेंशन है, या तो फिर लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल मेथड अपना रहे हैं, तो फिर हम लोग कैपिटल और करंट दोनों तैयार करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है उसमें, या लिखा हुआ है कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपना रहे हैं, तो खाली कैपिटल अकाउंट ही तैयार करते हैं। बराबर। और कैपिटल या करंट जो भी अकाउंट तैयार करो कि उसमें जो है उसमें रूल सेम ही आता है कि कैपिटल अकाउंट तैयार करो या करंट अकाउंट कुछ भी तैयार करो, रूल उसमें सेम ही आता है कि जो भी अगर दो पार्टनर हो तो उन दो पार्टनर के रिलेटेड हम लोग कैपिटल करंट अकाउंट तैयार करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। बरोबर। जहां पे सबसे पहले जो है वो क्या आता है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट, बरोबर, जो दोनों पार्टनर का होगा। अगर लॉस आ रहा है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग कि डिविजिबल लॉस जो भी दोनों पार्टनर का हो। बरोबर। इसके अलावा कि उन सब के मेन बैलेंस स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, कैपिटल हो तो कैपिटल में, करंट बनाया हो तो करंट में। मैं दोनों को साथ में ही समझा रहा हूँ। कैपिटल या करंट में सबसे पहले जो है वो उनका बैलेंस लिखा जाता है। बरोबर। अगर आप कैपिटल और करंट दोनों साथ में बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में खाली बैलेंस लिख के छोड़ देते हैं, ये प्रॉफिट लॉस वगैरह सब करंट अकाउंट में आता है। बरोबर ना। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ स्टार्टिंग बैलेंस के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है ना। बाकी सब अकाउंट सब इंफॉर्मेशन करंट अकाउंट में, लेकिन अगर खाली कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सब कैपिटल में ही। बराबर। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि भाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो भी दोनों पार्टनर का बैलेंस हो वो। बरोबर। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आता है ज्यादातर, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड वो कैपिटल का बैलेंस हुआ। बरोबर। कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग्स का बैलेंस लिखते हैं कि जो भी अगर ड्रॉइंग्स दी गई हो वो यहाँ पे, ठीक है। और इनके बाद इसमें भी रूल वैसे ही रखते हैं जैसे इसमें रूल लगते हैं कि ये कैपिटल और करंट खाली पार्टनर के लिए बना हुआ है, तो उसमें भी वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को दे रहे हैं वो सब क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में, क्योंकि एडजस्टमेंट होता है ना कि सपोज पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो यहाँ अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, और यहाँ पे करंट के या कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और इसके क्रेडिट में। बराबर। तो इसलिए याद रखते हैं कि भाई वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो यहां पे लिखते हैं। बराबर। जो भी पार्टनर का नाम हो उसमें, एंड वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, कि जो भी पार्टनर से लेना है हमें वो सब वो यहां पे लिखते हैं हमें। भाई अगर पार्टनर से ड्राइंग इंटरेस्ट लेना है, पार्टनर से कोई एक्सपेंसेस लेने हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखते हैं। और पार्टनर को कुछ भी देना है, कैपिटल इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। समझ आ रही है बात है ये। और फिर कैपिटल एंड करंट क्लोज करते हैं। फिर उसको अगर क्लोज करेंगे तो आखिरी में उसका बैलेंस बचता है कि यहाँ पर बैलेंस बच रहा है कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखते हैं कि भाई ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो कहां लेके जाएंगे आखिरी में, बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहता है और इसका जो है वो टोटल माइनस करके यहाँ पे आता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा रहता है। करंट अकाउंट में अलग अलग हो सकता है, क्रेडिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, माइनस करके लिखेंगे ना। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो करंट अकाउंट में तो यहाँ का टोटल करके यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं। बरोबर। और ये बैलेंस फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं आखिरी में कहाँ पे, बैलेंस शीट में। कि जब आखिरी में बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते हैं तो इस तरफ आता है हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और इस तरफ रहते हैं वो एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी और एसेट्स। कि जहां पे यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल लिखते हैं सब, कि जो भी पार्टनर का नेम हो ए बी उन पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे लिखा जाता है। बराबर ना। जो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वहां पे लिखते हैं। और इनके अलावा दूसरा हिस्सा आता है सब लायबिलिटीज का, कि बिजनेस की जो जो लायबिलिटीज हैं वो सब लायबिलिटीज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना। जो जो लायबिलिटीज हो वो सब यहाँ पे, कि भाई क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई भी प्रीपेड इनकम है,
तो ये सब लायबिलिटीज वो यहाँ पे, और इस तरफ जो है वो लिखे जाते हैं सब एसेट्स, बिजनेस के सब एसेट्स, और उसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी काउंटिंग हो तो वो यहाँ पे लिखते हैं, बराबर ना, एसेट्स। और दूसरा जो है वो कोई भी तरह का रिसीवेबल्स, रिसीवेबल जैसे डेप्टर्स होते हैं तो भाई उनसे पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल होता है, बराबर ना, कोई भी जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, कुछ भी अगर लेना बाकी हो तो वो सब एसेट्स में लिखते हैं, कुछ भी देना बाकी हो तो वो सब लायबिलिटीज में लिखते हैं, बराबर ना। एंड फाइनली ये दोनों का क्या करते हैं, टोटल, इन दोनों का टोटल किया जाता है कि जहां बैलेंस शीट में दोनों का टोटल लास्ट में कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो आपकी बैलेंस शीट करेक्ट होती है, होता है ना वैसे, बराबर। इस तरह से हम लोग फाइनल अकाउंट के लिए ये सब अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये सब अकाउंट का एक रिवीजन तो हमने देखा। अब जो जो मेन एडजस्टमेंट है, देखो सभी एडजस्टमेंट तो एक ही वीडियो में हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो जो मेन एडजस्टमेंट है, जो जो बातें आपको कॉमनली ध्यान रखनी चाहिए, तो वो सब कॉमन एडजस्टमेंट के बारे में एक बार क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट अगर देखें, जैसे कि भाई एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सब में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया गया हो तो सबसे पहली चीज ध्यान देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा लेस वैल्यू लिखते हैं। हमेशा क्या लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक में, जो भी लेस वैल्यू हो वो, कि क्लोजिंग स्टॉक में आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी बार एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है ना, कि भाई क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है लेकिन उसमें से इतनी वैल्यू, भाई 10,000 की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 40,000 का। तो अगर कम वैल्यू हो ना तो वो कम जरूर करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक में ये जरूर नोट करते हैं, बराबर। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बढ़ती हो तो बढ़ाते कभी भी नहीं है, बढ़ाते कभी भी नहीं है उसमें, कि अगर ऐसा दिया गया हो कि क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है लेकिन उसकी न्यू वैल्यू 60,000 हो रही है, 10,000 बढ़ रही है, तो फिर उसको बढ़ाते कभी भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का ही लिखते हैं। हमेशा जो लेस वैल्यू हो वो लिखते हैं। देखो मैं ओरली एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, ध्यान में रखना, या तो बुक में नोट करते जाना है उसमें। क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा लेस वैल्यू लिखी जाती है, बराबर ना। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां पे लिखते हैं, तो एक एंट्री लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में, एक एसेट्स में लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा ये। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दूसरा स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है आपके एक सम में, ऐसा एक एडजस्टमेंट है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, भाई 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, 2,02,000 का, कि जिसमें से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक भी है। ऐसा एक एडजस्टमेंट है ना, कि सपोज कि 2,02,000 का क्लोजिंग स्टॉक है और उसमें से 2,000 रुपए का स्टेशनरी स्टॉक भी है, बराबर, कि ये क्लोजिंग स्टॉक और 2,000 का स्टेशनरी का स्टॉक है। याद है ऐसा एक एडजस्टमेंट है। तो ऐसा एडजस्टमेंट जो है वो कहां पे एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले तो स्टेशनरी का स्टॉक है ना, उसे मेन क्लोजिंग स्टॉक में से अलग करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारे गुड्स का जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टेशनरी का सामान अलग है वो। तो सबसे पहले तो उसको उसमें से हटाते हैं, मतलब एंट्री कुछ ऐसे करते हैं कि भाई 2,02,000 का अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें से पहले 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक माइनस कर देते हैं, बचता है हमारा 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसमें अगर वैल्यू दी गई हो कि सपोज उसके 50% स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ रही है, या 50% स्टॉक की वैल्यू 20% कम हो रही है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कि अगर दिया हुआ कि इसके 50% स्टॉक की वैल्यू, तो 50% स्टॉक मतलब 1 लाख की वैल्यू, उसकी वैल्यू 10% कम हो रही है, 10% कम मतलब कि भाई 10,000 कम हो रही है, तो बचेगा 90,000 यहाँ पे। और इसी में ही 50% स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ रही है, कि 50% स्टॉक मतलब 1 लाख का स्टॉक, उसका आधा ही स्टॉक ना 50%, उसकी वैल्यू 10% बढ़ रही है, तो प्लस उसमें 10%, 10,000 बढ़ाएंगे, नई वैल्यू आएगी 1,10,000 की। ऐसे एडजस्टमेंट आता है ना भाई, हर एक के अलग अलग एडजस्टमेंट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें। तो ऐसे एडजस्टमेंट हो तो हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा लेस वैल्यू काउंट करते हैं हम लोग, कि भाई ये आधा स्टॉक है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हाँ ये कम वाली लिखेंगे वैल्यू 90,000 की वैल्यू, और जो आधा स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ाते नहीं है, ये कम वाली वैल्यू ही लिखते हैं जो 1 लाख की है। मतलब भाई फाइनल क्लोजिंग स्टॉक अगर कहे ना, तो इसमें कम वैल्यू आती है सपोज 90,000 की, इसमें कम वैल्यू आती है 1 लाख की, तो टोटल हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ 1,90,000, जिसे बैलेंस शीट और कहां पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बराबर ना, वो दो जगह एंट्री आती है। लेकिन ऐसे में भूलते नहीं है कि अगर सपोज 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक है, मेरा एक पुराना सम था जो
फाइनल अकाउंट का किया हुआ, उसमें ये 2000 की एंट्री में भूल गया हूँ, उसके ऊपर बहुत हजारों कमेंट्स है तो सर आप 2000 की एंट्री भूल गए, 2000 की एंट्री भूल गए, पर हाँ उसमें गलती हो गई कि उतावल में पूरा सम करते वक्त जो है वो ये एंट्री भूल गया था। आप लोग एग्जाम में ये गलती मत करना, ठीक है ना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। वीडियो अपलोड हो गया, मैं उसे सुधार तो नहीं सकता, ठीक है ना, वो गलती हो गई वहां पे, लेकिन आप ये गलती मत करना कि कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक में स्टेशनरी स्टॉक या अदर स्टॉक है, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है, तो वो स्टॉक उसमें से माइनस करते हैं और उसकी भी अलग एंट्री होती है। ये क्लोजिंग स्टॉक की तो आप लोग 2 एंट्री करते हो, एडजस्टमेंट की होती है ना 2 एंट्रीज, स्टेशनरी स्टॉक की भी 2 एंट्री होती है। कहाँ होती है कि एक तो वो स्टॉक है, स्टेशनरी स्टॉक के एक तो वो स्टॉक है, तो पहली एंट्री होती है उसकी एसेट्स में ही, एज अ स्टेशनरी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जहां लिखा उसके नीचे अलग से लिखते हैं कि स्टेशनरी स्टॉक इतना है, या तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक हो तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक इतना है। और सेकेंड एंट्री हमेशा कि पर्टिकुलर एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस, कि उसको एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कि अगर स्टेशनरी स्टॉक हो तो दूसरा पीएनएल में जाके उस स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है कि साल का इतना स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ, उसमें से ये माइनस, बराबर। अगर एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है तो उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से माइनस करते हैं पीएनएल में जाके, बराबर। तो ये ध्यान में रखना, सिंपल सी बात कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा एसेट्स में और ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अलावा अगर कोई स्टॉक है, स्टेशनरी का स्टॉक है, एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है, या कोई अदर स्टॉक है, तो उस है तो वो स्टॉक तो एक तो एसेट्स में ही लिखते हैं और दूसरा उसको पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। समझ आ रही है बात है, ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ध्यान में रखना। फिर एक्सपेंस रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट कहे तो एक्सपेंस रिलेटेड एडजस्टमेंट सिंपल आते हैं कि सबसे पहले अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस हो, अगर तो कोई भी एक्सपेंस होता है ना उसकी जनरली एंट्री हम लोग पीएनएल में लिखते हैं। हाँ, परचेस एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस या फैक्ट्री एक्सपेंस हुए तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, नहीं तो पीएनएल में लिखते हैं, बराबर। तो अगर अगर सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस हो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस करते हैं और फिर अमाउंट बाहर लिखी जाती है। एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है हमेशा। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की दूसरी एंट्री करते हैं हम लोग एज अ लायबिलिटी। दूसरी एंट्री कहां पे होती है, लायबिलिटी। जितना आउटस्टैंडिंग हो वही, बाहर की अमाउंट नहीं, जितनी अमाउंट बाकी हो। भाई 10,000 की सैलरी है, 2,000 की सैलरी देना बाकी है, तो 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे और ये जो 2,000 रुपए देना बाकी है उसे ही खाली लायबिलिटी में लिखते हैं कि लायबिलिटी साइड पे। समझ आ रही है बात है, ये चीज ध्यान में रखना। और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, कि अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसे क्या करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में से माइनस होते हैं, कि एक्सपेंस और माइनस प्रीपेड। जो भी एक्सपेंस हो, भाई कमीशन है और प्रीपेड कमीशन हो गई तो हम कमीशन लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जो भी पीएनएल के डेबिट में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वेजेस या कुछ है तो कमीशन लिखते हैं हम लोग एक्सपेंस में, और उसमें से प्रीपेड हो तो वो माइनस करते हैं। भाई 10,000 में से 2,000 प्रीपेड है तो वो 2,000 माइनस, फिर माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं। और जो प्रीपेड एक्सपेंस हो उसे कहाँ पे लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं हम लोग एसेट्स में। तो भाई 2,000 की प्रीपेड कमीशन है तो उसे एसेट्स में, क्योंकि अगर एक्सपेंस हमने प्रीपेड दे दिया है तो वो एक तरह का रिसीवेबल हो गया कि मैंने खर्चा दे दिया है पहले ही, अब उससे मैं सर्विस लूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। वैसे ही इनकम रिलेटेड भी आता है, एक्सपेंस के बाद इनकम रिलेटेड भी आता है कि अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो भी वैसे ही कि जो इनकम लिखता है ना, इनकम कहां पे लिखता है, तो इनकम तो फिक्स पीएनएल के क्रेडिट में ही आती है। इनकम और कोई भी जगह नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम आती ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही इनकम आती है खाली सेल की, उसके अलावा कोई इनकम नहीं आती। बाकी इनकम हमेशा कहां पे रहती है, पीएनएल के क्रेडिट में। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम के जो भी इनकम है उसमें प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, बाहर अमाउंट लिखी जाती है, बरोबर ना। भाई सपोज वही के इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना बाकी है, भाई 10,000 का इंटरेस्ट मिला, 5,000 इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो वो 10,000 में 5,000 प्लस करते हैं, टोटल इंटरेस्ट 15,000 का, बरोबर ना। और कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसको एसेट्स में लिखते हैं। दूसरी एंट्री उसकी कहां पे आती है, एसेट्स में, कि हाँ भाई इतनी 5,000 अगर इनकम लेना बाकी है तो उसको एसेट साइड पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग इनकम वो एसेट्स। आउटस्टैंडिंग है तो प्लस ही करना है,
और वैसे ही अगर प्रीपेड हो, कि अगर प्रीपेड इनकम है तो प्रीपेड इनकम वो इनकम में से माइनस करते हैं, कि जो भी इनकम का नाम हो उसमें से प्रीपेड माइनस, तो बाहर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। प्रीपेड कुछ भी हो, एक्सपेंस या इनकम कोई भी प्रीपेड हो तो माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग हो तो वो प्लस करते हैं। देखते हैं ना जैसा एडजस्टमेंट दिया गया हो कि प्रीपेड इनकम माइनस की जाती है उसमें, और जो भी माइनस किया उसको दूसरा कहां पे लिखते हैं, तो प्रीपेड इनकम वो लिखी जाती है लायबिलिटी में। प्रीपेड इनकम कहाँ लिखी जाती है, दूसरी एंट्री लायबिलिटी में लिखी जाती है, क्योंकि इनकम एडवांस में मिल गई है, प्रीपेड मिली है, तो मतलब हमें सर्विस देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी हो जाती है उसमें, बराबर। तो ये एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड एडजस्टमेंट ध्यान में रहेंगे ना, बेसिक एडजस्टमेंट है। वैसे ही दूसरे भी देखें, दूसरा जैसे अगर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देखें कि कोई भी एसेट्स पे ऊपर अगर हमें डेप्रिसिएशन गिनना है, कोई भी एसेट पे अगर हमें डेप्रिसिएशन गिनना है तो कैसे गिनते हैं भाई, सिंपल वैसे रहता है कि कोई भी अगर एसेट पे गिनना है तो हम लोग एसेट साइड पे ही लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, कि जो भी एसेट हो वो एसेट की वैल्यू और उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, बराबर ना। कि सपोज अगर भाई बिल्डिंग है 5 लाख की और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन गिनना है, तो 5 लाख पे 50,000 का डेप्रिसिएशन और बाहर अमाउंट लिखते हैं भाई 4.5 लाख रुपए बचे, बराबर। और ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान होता है, तो दूसरी एंट्री उसको कहां पे लिखते हैं कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन की ये रहती है ना कि भाई पीएनएल के डेबिट में आता है। सिंपल ऐसा होता है डेप्रिसिएशन के, जो भी एसेट्स हो, एसेट्स का जो भी नाम हो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। पर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज में भी वेराइटीज आती हैं। वेराइटीज ऐसी कि कितनी बार आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड डेप्रिसिएशन भी दिया गया होता है, कि पहले इतना डेप्रिसिएशन है अब न्यू डेप्रिसिएशन भी गिनना है, बराबर। समझना होता है ना, ऐसा ट्रायल बैलेंस में एक दो सम है ऐसे कि जिसमें ओल्ड डेप्रिसिएशन भी दिया गया होता है। तो जब अगर ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो क्या करते हैं कि जो भी एसेट्स हो, जो भी एसेट का नाम हो उसमें से प्लस पहले करते हैं डेप्रिसिएशन ओल्ड, जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है वो प्लस करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से न्यू डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, फिर अमाउंट बाहर, बराबर। अगर बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में अगर ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया गया है तो जो भी एसेट्स में ओल्ड डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं और फिर न्यू डेप्रिसिएशन जो भी हो माइनस। भाई सपोज अगर मशीन है 2 लाख की और पुराना एक डेप्रिसिएशन भी 50,000 का दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में ही, तो पहले 2 लाख में 50,000 प्लस करेंगे, हो जाएगा 2,50,000 रुपए। उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन गिनना हो 10%, 5% जो भी हो, बराबर। तो 2 लाख में 50,000 पुराना प्लस कर देंगे, फिर 2,50,000 आया उसके 10% गिनेंगे हम लोग, ठीक है। तो ओल्ड डेप्रिसिएशन प्लस न्यू माइनस होता है। और फिर दूसरी एंट्री सिर्फ न्यू डेप्रिसिएशन की होती है पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट में, कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीन जो भी एसेट का नाम हो, ठीक है। ये ध्यान रखना ओल्ड डेप्रिसिएशन प्लस होता है। दूसरा कि अगर एसेट्स में कभी ऐसा दिया गया हो कि भाई मंथ वाइज इंफॉर्मेशन है, कि कोई एसेट है जो एसेट हमने आधे में ही खरीदी है, आधे में ही खरीदी है, तो वो आधी जो भी एसेट होती है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग गिनते हैं। भाई कभी एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि हमारे पास 2 लाख की मशीन है, सपोज 2 लाख की मशीन है, और 2 लाख की मशीन में से 50,000 की मशीन ऐसी है जो हमने 110 को खरीदी थी, 110 पहले अक्टूबर को आधे में हमने खरीदी थी, ठीक है ना ऐसा। तो क्या होता है कि 2 लाख की मशीन होती है ना, तो 2 लाख की मशीन पे पूरा डेप्रिसिएशन नहीं गिनते, कि 2 लाख में से 1.5 लाख की मशीन हमारे पास हमेशा से थी, तो उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन गिनते हैं। सपोज अगर 10% गिनना हो तो भाई 15,000 का पूरा डेप्रिसिएशन, बराबर। लेकिन लेकिन अगर जो है वो 50,000 की मशीन हमने अलग से खरीदी है 6 महीने बाद, तो उसके ऊपर 10% गिने जाते हैं 6 मंथ के ही। 6 मंथ होता है ना, मल्टीप्लाई 6/12 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं। फिर उसका जो भी हो, भाई सपोज उसका 2500 का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग लिखते हैं कितना, कि 15 + 2 तो 17,500 का। कभी अगर ऐसा दिया गया हो कि भाई मशीन में या बिल्डिंग में जो भी एसेट का नाम हो ना, कि उसमें से आधी एसेट हमने आधे में खरीदी थी 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 9 महीने पहले, जो भी दिया गया हो, तो उसको अलग करके डेप्रिसिएशन गिनते हैं, कि जो मशीन या जो भी एसेट पहले से चलती आ रही है साल से, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन गिनते हैं 10%, 20% जो भी परसेंटेज हो। और जो मशीन हमने आधे में खरीदी है तो उसके ऊपर आधा डेप्रिसिएशन गिनते हैं हम लोग। समझ आ रही है बात। फिर हम लोग उसमें एसेट्स में लिखते हैं कि भाई एसेट साइड पे लिखते हैं कि सपोज अगर मशीन 2 लाख की है
और 2 लाख के 10% हो तो यहाँ पे पूरे 10% नहीं लिखते भाई, 2 लाख में से आधा आधा था, तो वो आधा आधा डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा 17,500 का, तो 17,500 लिखते हैं डेप्रिसिएशन। मशीन 2 लाख की लेकिन डेप्रिसिएशन दोनों पे अलग अलग था, तो ऐसा हो डेप्रिसिएशन में तो वो भी ध्यान में रखना, बराबर। और डेप्रिसिएशन में भी जो भी डेप्रिसिएशन है उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, पीएनएल में आती है, यहाँ पे आती है ना पीएनएल में, ठीक है। लेकिन दूसरा आखिरी के डेप्रिसिएशन की आखिरी वैरायटी, ज्यादातर डेप्रिसिएशन की सभी वैल्यू पीएनएल में आती है, लेकिन अगर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हो कि डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री या तो फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन हो, तो फैक्ट्री या प्लांट मशीन का डेप्रिसिएशन वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एज अ प्रोडक्शन एक्सपेंस, बराबर। कि फैक्ट्री या तो प्रोडक्शन एक्सपेंस करके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। बाकी किसी का भी डेप्रिसिएशन हो ना भाई, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, है ना, जो भी डेप्रिसिएशन आता हो वो सब पीएनएल में लिखा जाता है, लेकिन फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन और प्लांट मशीन का डेप्रिसिएशन हो तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन एक्सपेंस की तरह ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, उसको पीएनएल में नहीं। काउंटिंग वैसे ही करेंगे पर एंट्री ट्रेडिंग में। समझ आ रही है बात, ये नोट रखना भाई। तो ये एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ध्यान में रखना। दूसरा, अनरिकॉर्डेड परचेस सेल हो, परचेस एंड सेल अगर अनरिकॉर्डेड है, होता है ना कि कितनी बार जो है वो परचेज या सेल जो है वो हमने गलत लिख दी है या तो कम लिख दी है, तो परचेस और सेल में कैसे एंट्री करते हैं कि भाई परचेस में जो भी परचेस की अमाउंट हो, परचेस की अमाउंट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो परचेस की अमाउंट जो भी हो वो परचेस की अमाउंट में अगर अनरिकॉर्डेड है तो वो अनरिकॉर्डेड परचेस क्या हो जाता है, प्लस होता है। अनरिकॉर्डेड परचेस प्लस होता है उसमें जो भी अमाउंट है, और ये जो अनरिकॉर्डेड परचेस में प्लस किया है तो उसकी दूसरी एंट्री हम लोग क्रेडिटर्स में करते हैं। परचेस की हमेशा दूसरी एंट्री कहां पे आती है, क्रेडिटर्स में आती है। ये चीज ध्यान में रखना भाई कि भाई अगर परचेस लिखा आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है कि भाई ये परचेस सपोज 10 लाख का है और उसके ऊपर अनरिकॉर्डेड 2 लाख का लिखना भूल गए, तो 10 लाख में 2 लाख प्लस करेंगे 12 लाख रुपए, तो जितना आप लोग परचेस में प्लस कर रहे हो तो वही दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर में भी प्लस करना होता है कि भाई क्रेडिटर्स भी जितने दिए गए हो उसमें भी अनरिकॉर्डेड परचेस करके प्लस किया जाता है वैल्यू, बरोबर। ये चीज ध्यान में रखना। अनरिकॉर्डेड परचेस उसकी एंट्री कहां पे आती है, तो परचेस में प्लस करते हैं और वही क्रेडिटर में भी प्लस करते हैं। ऐसा ही सेम कि अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस हो, अनरिकॉर्डेड नहीं, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस हो अगर, तो उसकी एंट्री कहां पे करते हैं हम लोग, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस हो ना तो वो परचेस में से माइनस करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं कि सपोज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लोग परचेस लिख रहे हैं लेकिन अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड हो, WR लिख रहा हूं, तो वो रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस क्या होता है, माइनस होता है। ये याद रखते हैं कि भाई अगर अनरिकॉर्डेड परचेस है तो वो प्लस किया जाता है, रॉन्गली रिकॉर्ड भाई गलती से परचेस में लिख दिया हमने तो उसको क्या करते हैं, परचेस में से माइनस करते हैं। और अगर परचेस में से माइनस किया तो वही सेल में से भी, सॉरी क्रेडिटर में से भी माइनस करते हैं। परचेस में से माइनस हुआ तो दूसरी एंट्री किस में माइनस करते हैं, क्रेडिटर्स में से भी माइनस करते हैं कि रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस, बराबर। ये चीज हमेशा याद रखते हैं कि परचेस में जो भी प्लस हो रहा है वो क्रेडिटर में भी प्लस, परचेस में जो माइनस हो रहा है वो क्रेडिटर में भी माइनस। उसी तरह से सेल में भी आता है कि सेल में भी अगर अनरिकॉर्डेड सेल है तो अनरिकॉर्डेड सेल हम लोग सेल लिखते हैं कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल लिखते हैं ना। तो अगर सेल लिखा और उसमें अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड उसमें क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, बराबर ना, अनरिकॉर्डेड प्लस। और अगर सेल में प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट कहां जाती है, डेप्टर्स में जाती है। तो दूसरी इफेक्ट डेप्टर्स में एसेट साइड पे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिखते हैं तो डेप्टर्स एसेट्स में लिखते हैं कि अगर डेप्टर्स जो है उसमें भी अनरिकॉर्डेड सेल प्लस होगी, सेल में प्लस कर रहे हैं तो डेप्टर में भी प्लस करते हैं। जैसे परचेस का दूसरा इफेक्ट हमेशा क्रेडिटर में जाता है, सेल का दूसरा इफेक्ट हमेशा डेप्टर्स में, और वो भी अनरिकॉर्डेड है। अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल है, भाई गलती से सेल में लिख दिया, बराबर ना, गलती से सेल में लिख दिया तो उसमें फिर क्या करते हैं कि सेल में से माइनस करते हैं, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल, बराबर ना, वो सेल में से माइनस कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और अगर सेल में से माइनस किया तो वही डेप्टर्स में से भी माइनस किया जाता है कि डेप्टर में भी
जो भी अमाउंट हो उसमें रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल माइनस किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना बेटा कि अगर सेल में माइनस हो रहा है तो डेप्टर में भी माइनस, सेल में प्लस तो डेप्टर में भी प्लस। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल आता है। और वैसे ही अगर अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल रिटर्न हो, परचेस या सेल रिटर्न अगर उसमें ऐसा आता हो अनरिकॉर्डेड, तो उसको भी क्या करते हैं, वो भी वैसे ही कि अनरिकॉर्डेड परचेस हो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, क्रेडिटर्स में। और अगर अनरिकॉर्डेड सेल हो तो उसका सेल रिटर्न हो तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, डेप्टर्स में ही। मैं यहां लिख रहा हूं कि सपोज कि अगर परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न कहां लिखा जाता है, कि परचेस रिटर्न कहां पे लिखते हैं, तो परचेस रिटर्न लिखते हैं हम लोग कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। परचेस डेबिट पे लिखते हैं तो परचेस रिटर्न वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर। तो भाई परचेस रिटर्न जितना हो और उसमें अगर आता हो कि अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, तो अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न उसमें प्लस, तो परचेस रिटर्न की भी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, क्रेडिटर में से ही जाएगी। तो अगर इसमें प्लस किया तो क्रेडिटर्स में क्या होगा, क्रेडिटर में क्या होगा, क्रेडिटर में माइनस होगा भाई, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, बराबर। क्रेडिटर में क्या होगा, माइनस। ये रूल याद रखना कि परचेस रिटर्न में रिवर्स होता है। आप परचेस में प्लस करते हो तो क्रेडिटर में भी प्लस, परचेस में माइनस करते हो तो क्रेडिटर में भी माइनस। लेकिन अगर परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न में प्लस कर रहे हो तो क्रेडिटर में माइनस। और अगर परचेस रिटर्न में माइनस किया, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अगर परचेस रिटर्न में माइनस किया, सपोज रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस रिटर्न है, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न में से माइनस किया है तो उसको क्रेडिटर में से प्लस करना होगा, बरोबर ना। सिंपल सा रूल याद रखते हैं कि परचेस में करो तो उसका सेम इफेक्ट क्रेडिटर में जाता है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। लेकिन अगर परचेस रिटर्न में किया तो उसका अपोजिट इफेक्ट क्रेडिटर पे जाता है, परचेस रिटर्न में प्लस तो क्रेडिटर में माइनस, बराबर। उसी तरह से सेल में भी आता है कि सेल रिटर्न हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। देखो मैं वीडियो में जो है वो फटाफट समझा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना उसे, कि सेल रिटर्न लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सेल रिटर्न। और अगर सपोज अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न है, अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न है तो वो प्लस किया जाता है। और सेल रिटर्न में प्लस किया है तो दूसरी इफेक्ट डेप्टर में, सेल या सेल रिटर्न की दूसरी इफेक्ट डेप्टर्स में ही जाती है। लेकिन डेप्टर्स में उसकी कैसी इफेक्ट होगी, अपोजिट इफेक्ट। डेप्टर्स लिखते हैं ना एसेट्स में, तो उसमें अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न वो माइनस होगा, बराबर। ये भी ध्यान में रखते हैं कि सेल रिटर्न में प्लस किया है तो डेप्टर में माइनस, अपोजिट इफेक्ट होती है। सेल की सेम इफेक्ट जाती है डेप्टर्स में, सेल रिटर्न की अपोजिट इफेक्ट जाती है डेप्टर्स में। ध्यान आएगी बात। अगर सपोज कि रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल रिटर्न हो तो रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल रिटर्न में से माइनस होता है और डेप्टर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान आ रहा है, ये एडजस्टमेंट समझना, परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, उनके एडजस्टमेंट नोट कर लेना, ठीक है। और कभी आपको ऐसे भी एडजस्टमेंट आते हैं, एक आध एडजस्टमेंट है ऐसा कि भाई परचेस की वैल्यू थी गलती से सेल में लिख दी, या सेल की वैल्यू थी गलती से परचेस में लिख दी। जब ऐसा हो ना तो उसकी हमेशा चार इफेक्ट आती है, ऐसे एडजस्टमेंट की चार इफेक्ट दिखते हैं कि भाई सेल में लिखना था गलती से परचेस में लिख दिया, तो गलती से परचेस में लिख दिया तो परचेस में से माइनस करना होगा रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब परचेस में से माइनस करना होगा तो क्रेडिटर में से भी माइनस करना होगा, परचेस की इफेक्ट क्रेडिटर पे जाती ही है, बराबर ना। तो ये तो गलती सुधारी कि गलती से परचेस में लिख दिया था तो परचेस में से माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस। और लिखना था सेल में तो सेल में प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड करके, तो सेल में प्लस तो डेप्टर्स में से भी प्लस। समझ आ रही है बात। ऐसा एडजस्टमेंट हो तो ध्यान रखना उसकी चार एंट्री होती है हमेशा, तो ये भी नोट कर लो, परचेस और परचेस रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न के कैसे एडजस्टमेंट रहते हैं। फिर बेड डेप और बेड डेप रिजर्व का एडजस्टमेंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये ऑलमोस्ट हर सब में आता है ऐसे कि बेड डेप या बेड डेप रिजर्व, उसकी हमेशा होता है ना, दो फॉर्मेट बनते हैं कि एक एंट्री हमेशा एसेट्स में रहती है, होती है ना कि बेड डेप या बेड डेप रिजर्व अगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले एसेट्स में डेप्टर्स के ऊपर उसकी इफेक्ट देते हैं। बेड डेप रिजर्व की इफेक्ट कहां पे जाती है, डेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट जाती है, कि जहां डेप्टर्स के ऊपर कैसे लिखते हैं हम लोग कि डेप्टर्स में पहले जो मेन अमाउंट हो उसमें अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सेल है,
अनरिकॉर्डेड सेल या तो रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल है तो उसको प्लस माइनस करते हैं कि डेप्टर्स में से सिंपल अगर कहो तो सबसे पहले अगर सेल्स का एडजस्टमेंट हो तो वो सेल्स का एडजस्टमेंट प्लस माइनस किया जाता है। जैसे आगे बताया ना कि सेल का इफेक्ट डेप्टर्स में या सेल रिटर्न का इफेक्ट भी डेप्टर्स में जाता है, तो पहले अगर ये इफेक्ट हो तो पहले वो इफेक्ट देते हैं, फिर बैड डेब और बैड डेब रिजर्व गिनते हैं। आपके एक आध सम है जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना तो पहले एग्जाम में सब एडजस्टमेंट पहले रीड कर लिया करो कि पता चले कि पहले सेकंड वाला एडजस्टमेंट बेड डेप का नहीं, पहले फोर्थ वाला एडजस्टमेंट सेल का देना पड़ेगा कि पहले सेल का एडजस्टमेंट हो तो बेड डेप का एडजस्टमेंट होता है, ये समझना। तो हमेशा पहले डेप्टर्स में अगर कोई सेल या सेल रिटर्न का एडजस्टमेंट है तो पहले वो प्लस माइनस करते हैं, जो भी प्लस या माइनस हो। फिर जो अमाउंट बचे उसमें से बेड डेप माइनस करते हैं एडजस्टमेंट की बेड डेप माइनस की जाती है कि जो भी एडजस्टमेंट के अंदर बेड डेप दिया गया हो, जितना भी दिया गया हो वो माइनस। फिर जो अमाउंट बचे उसमें से बेड डेप रिजर्व माइनस करते हैं, एडजस्टमेंट की ही ए लिख रहे हैं, वो एडजस्टमेंट में जो दिया गया हो, ना हो तो डैश कर देते हैं उसमें। फिर जो अमाउंट बचे उसमें से डिस्काउंट रिजर्व माइनस करते हैं एडजस्टमेंट का, फिर फाइनल अमाउंट आपकी बाहर आती है। बेड डेब और बेड डेब रिजर्व के लिए ये फॉर्मेट हमेशा फिक्स रहता है। डेप्टर्स में से पहले सेल का इफेक्ट अगर कुछ हो तो फिर बेड डेब माइनस करते हैं जो एडजस्टमेंट में है, तो उसके बाद बेड डेब रिजर्व माइनस करते हैं एडजस्टमेंट की, और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व माइनस करते हैं एडजस्टमेंट की। ये तीनों हो तो, अगर ना हो सपोज ये बेड डेब रिजर्व नहीं है तो ये नहीं करते, उसमें से डैश कर देंगे फिर खाली डिस्काउंट रिजर्व, या अगर डिस्काउंट रिजर्व नहीं है तो ये दोनों माइनस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे, है ना। फॉर्मेट ऐसा बना ही देते हैं, जो अमाउंट ना हो उस पर डैश कर दिया करो, सिंपल। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाती है, पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे इसका दूसरा इफेक्ट रहता है, उसमें भी फॉर्मेट बनता है। उसमें फॉर्मेट बनता है कि भाई बेड डेप टी प्लस बेड डेप ए। भाई बेड डेप टी मतलब ट्रायल बैलेंस की अमाउंट, ट्रायल बैलेंस में जो भी बेड डेप दिया गया हो उसकी अमाउंट ना हो तो डैश करते हैं कि बेड डेप ए एडजस्टमेंट का बेड डेप जो आपने यहां लिखा होगा वो अमाउंट यहाँ पे, उसके पास फिर बेड डेप रिजर्व ए एडजस्टमेंट का बेड डेप रिजर्व जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, और माइनस बेड डेप रिजर्व टी, ट्रायल बैलेंस में बेड डेप रिजर्व अगर कोई हो तो इनका प्लस माइनस यहाँ पे। जब भी ये एंट्री करो बेड डेप की तो दूसरी एंट्री पीएनएल के डेबिट में ये फॉर्मेट बना ही देते हैं, आंख बंद करके बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो जो अमाउंट दी गई हो वो अमाउंट वहां पे लिखते हैं हम लोग, बरोबर ना। बेड डेप टी ट्रायल बैलेंस प्लस बेड डेप एडजस्टमेंट प्लस रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस रिजर्व ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वो प्लस माइनस करके बाहर। और अगर डिस्काउंट रिजर्व है तो डिस्काउंट रिजर्व यहां भले साथ में लिखते हैं, यहां साथ में नहीं आता है, इसका एक लाइन छोड़ के अलग से फॉर्मेट बनाते हैं कि जहां डिस्काउंट रिजर्व में आता है डिस्काउंट रिजर्व ए माइनस डिस्काउंट रिजर्व टी, के एडजस्टमेंट में से ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट रिजर्व माइनस करते हैं वो बाहर। अगर डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट है तो वो इस एडजस्टमेंट के अलग में लिखते हैं पीएनएल में, बराबर, इसी के साथ प्लस माइनस नहीं, वो एक अलग एंट्री है उसकी, ठीक है ना। तो जब भी बेड डेप या बेड डेप रिजर्व का एडजस्टमेंट हो तो हमेशा ये दो फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद अगर पार्टनर रिलेटेड कोई एक्सपेंस और जो है वो इनकम आती हो, पार्टनर रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस इनकम, ये सब जो है वो जनरल बिजनेस की थी। अब अगर पर्टिकुलर पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस इनकम है तो उसकी एंट्री हमेशा कैपिटल और करंट अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इन दो में ही आती है अगर पार्टनर रिलेटेड है। जैसे पार्टनर रिलेटेड एक कैपिटल इंटरेस्ट गिना जाता है, हमेशा आता है ना कैपिटल इंटरेस्ट गिनना, तो कैपिटल हमेशा यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट अकेला ही बनाया है तो वहीं पे ही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखता है ना कि भाई जितना कैपिटल हो और उसके नीचे उसका इंटरेस्ट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई 10% गिनना है 5% गिनना है जो भी हो, बराबर ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भाई मेन कैपिटल भाई 1 लाख 2 लाख का कैपिटल है और उसके ऊपर 10,000 और 20,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। अगर खाली कैपिटल बनाया है तो उन दोनों में ही लिखते हैं, अगर करंट भी बनाया है तो ये ऊपर का कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं और इंटरेस्ट लिखते हैं करंट अकाउंट में। ध्यान देना, अगर कैपिटल और करंट दोनों बनाए हैं आपने, खाली कैपिटल ही बनाया है तो एक ही जगह दोनों आएंगे, लेकिन कैपिटल और करंट अगर दोनों बनाए हैं आपने तो ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उसका इंटरेस्ट कैपिटल में नहीं, इंटरेस्ट आएगा करंट अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल के नीचे ही उसका इंटरेस्ट गिनते हैं, और कैपिटल इंटरेस्ट उसकी दूसरी एंट्री आती है एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। एप्रोप्रिएशन में खाली इंटरेस्ट लिखा जाता है, कैपिटल की अमाउंट नहीं,
भाई कैपिटल इंटरेस्ट वो यहाँ पे लिखते हैं कि कैपिटल इंटरेस्ट जो भी ए और बी दो पार्टनर्स हो उसकी अमाउंट बाहर। उसी तरह से अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट गिनना हो तो ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं कि ड्राइंग से यहाँ डेबिट में लिखते हैं और उसके नीचे ही आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी अमाउंट। बराबर। अगर कैपिटल अकाउंट अकेला बनाया है तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं, ही अकेला अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट बनाया है तो ड्राइंग और ड्राइंग का इंटरेस्ट दोनों ही करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये चीज एक सिंपल से याद रखते हैं कि अगर कैपिटल और करंट आपके दोनों अकाउंट बने हुए हैं सम में, तो कैपिटल अकाउंट में खाली ये एक ही इंफॉर्मेशन आती है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बाकी सब चीजें हमेशा करंट में लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में एक ही इंफॉर्मेशन रहती है, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बाकी सब इंफॉर्मेशन कहां पे रहती है, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट है, ड्राइंग है, अदर थिंग्स हो, कुछ भी हो, सब करंट अकाउंट में लिखते हैं, बराबर। वहां पे खाली बैलेंस। लेकिन अगर बनाया ही अकेला कैपिटल अकाउंट है तो ऑप्शन ही नहीं है, सब उसी में ही लिखना है ना, और क्या। समझ आ रही है बात। तो ड्राइंग और उसका इंटरेस्ट भी ध्यान देना, करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, ड्राइंग जितनी हो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट हो। और उसकी भी दूसरी एंट्री कहां जाती है, यहाँ एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, कि ड्राइंग इंटरेस्ट जो भी पार्टनर्स का ड्राइंग इंटरेस्ट हो वो अमाउंट लिखकर बाहर टोटल। बराबर, ये ड्राइंग इंटरेस्ट। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर कुछ भी देना है, सपोज दिया गया है कि भाई पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को जो है वो कमीशन देनी है या कुछ भी देना है, बराबर। सपोज अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है तो वो सैलरी कमीशन पार्टनर को देनी हो, कोई और पर्सन को नहीं, पार्टनर को देनी हो, तो एक एंट्री एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है, जितनी भी सैलरी या कमीशन देनी हो, बराबर। और एक एंट्री यहाँ पे आती है कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में, सैलरी या कमीशन जो भी, जो एक को देनी हो तो एक को ही, दोनों को देनी हो तो दोनों को, बराबर। सैलरी कमीशन जो कुछ भी देना हो उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं कि एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और यहाँ क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है। अगर उनसे कुछ लेना है, जैसे कोई एक्सपेंस वगैरह होते हैं कि भाई बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, वो पार्टनर से लेना है, तो वो यहाँ एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस है जो पार्टनर से लेना है तो वो यहाँ पे भाई जिससे लेना है उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, या जिसको देना हो उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर से लेना है तो वो यहाँ पे लिखते हैं लेना हो एक्सपेंस यहाँ पे। और दूसरी एंट्री कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में आता है कि जो भी एक्सपेंस अगर हमें पार्टनर से लेना है तो उसका नाम खाली उसी में, इससे हो या इससे हो। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम वो हमेशा एप्रोप्रिएशन और कैपिटल एंड करंट अकाउंट में ही आते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना, पार्टनर रिलेटेड यहीं पे, जो पहले भी बताया आपको कि जो कुछ भी पार्टनर को देना है अगर, तो वो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और यहाँ क्रेडिट साइड पे। जो कुछ भी पार्टनर से लेना है अगर, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और यहाँ डेबिट साइड पे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और उसके बाद अगर कुछ दूसरे एडजस्टमेंट देखें, अदर एडजस्टमेंट करके मैंने लिखे हैं भाई, एक दो कुछ एडजस्टमेंट आते हैं, जैसे कि एक आपको लीज होल्ड बिल्डिंग का आता है, याद है ना, लीज होल्ड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट आता है। तो लीज होल्ड बिल्डिंग उसका एडजस्टमेंट कहाँ पे लिखते हैं, तो एक एंट्री उसकी एसेट्स में होती है कि अगर कोई बिल्डिंग हमने लीज पे ली हुई है, लीज मतलब एक तरह की रेंट हो जाती है, जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जनरली रेंट पता है हर 11-11 महीने में चेंज होता है, 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर किसी से मैंने शॉप रेंट पे ली हुई है कुछ 5-10 सालों के लिए, बराबर, जो 5-10 सालों के लिए रेंट पे ले रही कि भाई हर 11-11 महीने में रिन्यू नहीं करवाना है भैया, मैंने लीज पे ले दिया है ऐसा। ठीक है, तो वो लीज होल्ड एसेट्स या लीज होल्ड बिल्डिंग जो भी कुछ हो उसे, वो एक तरह का हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है कि अगर मैंने 5 साल के लिए रेंट पे ले लिया, मतलब 5 साल का रेंट उसको एडवांस में दे दिया या उसकी कुछ अमाउंट एडवांस में दे दी गई है, बराबर। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ कि 5 साल का ही मैंने एक साथ दे दिया है, तो इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे आती है, एसेट्स में आती है। अब उसे एसेट की तरह, बिल्डिंग की तरह गिनो तो भी एसेट्स में ही लिखना है, प्रीपेड एक्सपेंस की तरह गिनो तो भी उसे एसेट्स में ही लिखना है। एसेट्स में कैसे लिखते हैं कि भाई लीज होल्ड बिल्डिंग या जो भी बिल्डिंग हो, मशीन हो, उसकी अमाउंट लिखकर और उसमें से माइनस रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ हमेशा किया जाता है, कौन सा, क्या रिटर्न ऑफ किया जाता है, तो रिटर्न ऑफ करंट ईयर वैल्यू। ठीक है ना, कि करंट ईयर वैल्यू इस साल का जो है वो लीज कितना है वो हमेशा रिटर्न ऑफ करते हैं। भाई होता है ना कितनी बार कि भाई अगर जो है वो बिल्डिंग मैंने लिया हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का बिल्डिंग मैंने लिया हुआ है, जो 1 लाख का बिल्डिंग 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए मतलब 5 साल की लीज मैंने दे दी है 1 लाख रुपए एक ही साथ, तो 1 साल की अमाउंट कितनी हुई,
एक साल की अमाउंट हमारे 20,000 हुई ना, तो यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट्स में लिखते हैं कि भाई 1 लाख की हमारी बिल्डिंग है जो रेंट पे ली हुई है, और उसमें से रिटर्न ऑफ इस साल का खर्चा 20,000 का हुआ। रिटर्न ऑफ करते हैं करंट ईयर वैल्यू, कि भाई इस साल का खर्चा जो है वो 20,000 का हुआ है ना। करंट ईयर वैल्यू वैसे ही ढूंढते हैं कि भाई जितना भी लीज देना बाकी है उससे डिवाइड करते हैं। जितना भी लीज देना बाकी है मतलब जितने भी ईयर बाकी हो अगर, बराबर, उससे डिवाइड करते हैं। भाई 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल अभी आगे के बाकी है हमारे, तो जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो वो आपको अमाउंट मिल जाती है। अगर सपोज 5 साल की अमाउंट है जिसमें से 2 साल पहले हो चुके हैं, 3 साल बाकी है, तो जो अमाउंट हो उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, जितने भी साल बाकी हो उससे डिवाइड करते हैं। समझ आ रही है बात है कि 1 लाख की बिल्डिंग है जो मैंने पहले ही ली थी, उसमें से 2 साल हो चुके हैं, 3 साल और बाकी है, तो जो बाकी है ना तो 3 से डिवाइड करके, भाई 33,000 आ रहा हो तो 33,000 वहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज नोट में रखना भाई। तो भाई लीज होल्ड बिल्डिंग जितनी भी हो उसमें से रिटर्न ऑफ करंट ईयर की वैल्यू, फिर बाकी की वैल्यू बाहर लिखते हैं। और ये जो रिटर्न ऑफ वैल्यू होती है ना उसकी दूसरी एंट्री आती है पीएनएल में, कि पीएनएल के डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस लिखा जाता है कि राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। समझ आ रही है बात? ये चीज ध्यान में रखना भाई। लीज होल्ड बिल्डिंग हो तो एक एंट्री होती है एसेट्स में, एसेट्स में वैल्यू माइनस की जाती है जितनी भी हो, और सेकंड पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से दूसरी एक जो है वो आपकी एंट्री लोन की आती है। अदर एडजस्टमेंट में देखो तो लोन का एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हर सम में रहता है। कितनी बार हिडन एडजस्टमेंट होता है ट्रायल बैलेंस में कि लोन की अमाउंट है, पास में मंथ दिया होता है, परसेंटेज दिए गए होते हैं। कितनी बार हिडन एडजस्टमेंट में होता है तो कितनी बार डायरेक्ट एडजस्टमेंट में होता है लोन। तो लोन की हमेशा एंट्री कैसे करते हैं, तो लोन की एंट्री करते हैं, पहली एंट्री उसकी हमेशा आती है लायबिलिटी में, कि लायबिलिटी में लिखा जाता है पहली एंट्री कि जितनी भी लोन हो वो लोन की अमाउंट और प्लस उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट दिया गया है ठीक है कि भाई पूरा ही इंटरेस्ट उसमें, अगर ऐसा होता है कि भाई सपोज साल में जो है वो 5,000 का इंटरेस्ट है लेकिन उसमें से 2,000 का इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं, ऐसा हो अगर, तो भाई यहाँ पे लायबिलिटी में जो इंटरेस्ट लिखता है ना वो हमेशा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसमें प्लस किया जाता है, फिर अमाउंट बाहर। अगर पूरा ही इंटरेस्ट देना बाकी है तो पूरा ही प्लस करेंगे। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि भाई आपके लोन में ये एडजस्टमेंट दिया गया होता है कि 10,000 की लोन है, उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 1,000 में से 600 रुपए दे चुके हैं, तो यहाँ पे लायबिलिटी में कितना प्लस करते हैं, सिर्फ 400 रुपए ही जो बाकी हो, जो आउटस्टैंडिंग हो। बरोबर ना, लायबिलिटी में हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आती है। अगर कुछ दिया ही नहीं हुआ है मतलब समझो पूरे साल का ही बाकी है, तो पूरी अमाउंट प्लस कर देते हैं लोन में, तो भाई 10,000 की लोन है और 1,000 इंटरेस्ट प्लस। बरोबर, और ये इंटरेस्ट वो हमारा एक्सपेंस है, लोन का इंटरेस्ट वो हमारा एक्सपेंस है, तो इसलिए उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, तो दूसरी एंट्री पीएनएल के डेबिट में आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। और वहां जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं वहां पे कंप्लीट अमाउंट लिखते हैं। वहां कैसे लिखी जाती है, कंप्लीट अमाउंट। कंप्लीट अमाउंट मतलब पूरे साल की अमाउंट लिखते हैं। भाई सपोज अगर 1,000 में से 600 दे भी दिया है, 400 बाकी भी है, तो यहाँ तो पूरे 1,000 ही लिखते हैं। लायबिलिटी में लिखते हैं जितनी बाकी हो, लेकिन पीएनएल में लिखते हैं पूरी अमाउंट, पूरा ही इंटरेस्ट, लोन पूरा नहीं, इंटरेस्ट पूरा। ठीक है, ये चीज नोट में रखना भाई कि भाई यहाँ इंटरेस्ट खाली आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे इंटरेस्ट कंप्लीट जितना भी हो, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, पूरा ही इंटरेस्ट एक साथ। समझ में आ रहा है ना कि भाई लोन की अगर एडजस्टमेंट है तो वो लोन का एडजस्टमेंट ऐसे ध्यान में रखना। क्लियर, ये सब एडजस्टमेंट ध्यान में आ रहे हैं कि भाई लीज होल्ड बिल्डिंग हो गई, लोन हो गया, बराबर ना। अब इसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट हो, देखो भाई मैंने तो ये एडजस्टमेंट देखे, अगर कोई जो है वो बाकी रह गया हो क्योंकि इतने सारे सम्स है, इतने सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें। ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट है कि भाई कौन कौन से बेसिक बेसिक मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया वो याद रखना, और रूल्स के हिसाब से जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में सब रूल्स बताए वो रूल्स के हिसाब से नोट करना कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है, तो आपके एडजस्टमेंट जल्दी क्लियर होंगे। और बाकी ये चैप्टर है वो आपको प्रैक्टिस से ही मजबूत बनाएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की ज्यादा, उतना ये चैप्टर आपका मजबूत होगा। बरोबर, तो जैसे ये एडजस्टमेंट के मतलब ये चैप्टर के जैसे एडजस्टमेंट देखे, क्विक रिवीजन देखा, कुछ बाकी हो एडजस्टमेंट तो प्लीज मुझे बताना, मैं उसको कमेंट में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, फिर जो दूसरे चैप्टर के भी रिवीजन हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।